केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निराशाजनक दिया करार। सिर्फ रस्म अदायगी के लिए पेश किया गया केंद्रीय बजट। बजट में ना कहीं आम आदमी और ना ही नजर आ रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्मार्ट सिटी धर्मशाला होगी हाईटेक। बाकायदा धर्मशाला पुलिस ने मशक्कत भी कर दी शुरू। स्मार्ट सिटी को अब क्राइम फ्री सिटी बनाने के लिए इसे किया जाएगा सेफ सिटी। हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल करके उन्हें किया जाएगा सुरक्षित स्टेशन। सोलन शहर की लाइफलाइन ऑटो रिक्शा के चालक आज से वर्दी में आएंगे नजर। नाम के साथ नेम प्लेट पर भी लिखा होगा ऑटो का नंबर। ऑटो चालक बोले, वर्दी पहनकर मिल रही है अलग पहचान। आज से स्काई ब्लू शर्ट और डार्क ब्लू पैंट में नजर आए ऑटो चालक। और एनएचएआई की लापरवाही पड़ी ट्रक पर भारी। मेहड़ के पास पलटा ट्रक, जानी नुकसान नहीं। जगह जगह सड़क पर भरी जा रही मिट्टी। हादसा सड़क के कलवर्ट के धंसने की वजह से हुआ। इस रोड पर लोग हादसे से त्रस्त, लेकिन एनएचएआई मस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुख्य से। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निराशाजनक करार दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस बजट को केवल रस्म अदायगी के लिए पेश किया गया। उन्होंने कहा कि बजट में ना कहीं आम आदमी नजर आ रहा है और ना ही हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए इसमें कुछ खास है। इम्पोर्टेंट है किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2024, उससे पहले, और हिमाचल प्रदेश को क्या एक्सपेक्टेशंस थी एंड वर यू एबल टू अचीव इट? जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई, उस पर भी कोई ज्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना, जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। तीसरी बात, हिमाचल को या जो और भी डेट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डेट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है। पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य है डेट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़ रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6th पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है, 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लाइबिलिटीज है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, 25 नवंबर को या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी, और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी है कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। टूरिज्म, हेल्थ एंड हॉर्टिकल्चर में वर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग? नहीं, टूरिज्म और हेल्थ, टूरिज्म तो हमारे अपनी सरकार की प्रायोरिटी है, उनसे तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, कोई ऐसी योजना आई भी नहीं, और हम उस दृष्टिकोण से आने वाले बजट में उसकी दिशा तय करेंगे। सर, पेपर लीक मामले। भारतीय संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 पेश किया। इसको लेकर तब तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों की ओर से विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बजट में कुछ भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया। आज जब निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने संसद पहुंची, तो आम जनता की उम्मीद भरी नजर भी वित्त मंत्री पर थी। लेकिन कांग्रेस नेता और प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बजट को लेकर भाजपा पर हमला बोला। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि भाजपा की पुरानी आदत है, वह बजट को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बजट में कुछ भी स्पष्ट नहीं।
अनिरुद्ध ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्तावित 64 हाईवे को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बजट में कोई प्रावधान न करने का आरोप लगाया। अनिरुद्ध ने इस दौरान कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 1.6 लाख करोड़ के बजट की घोषणा हुई, लेकिन यह रुपए कैसे खर्च किए जाएंगे ये भी स्पष्ट नहीं किया गया। फंड बढ़ाया जो बजट पेश हुआ है उसमें मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे जिनकी पुरानी आदत है भाजपा की, बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ों का बजट घोषणा करते हैं, इतना लग जाए, पर स्पेसिफिक तो कुछ नहीं दिया है। अगर आप हिमाचल की बात करेंगे, अब रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, 1 करोड़ 1.6 लाख करोड़ रुपीस बजट में रखे गए हैं, पर किस चीज़ के लिए रखे गए हैं ये डिफाइंड नहीं है। बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में लगाएंगे पर और उससे रोज़गार पैदा होगा। रोज़गार का मतलब होता है नौकरियां प्रदान करना, ना कि बजट डाल दिया तो नौकरियां अपने आप लग जाएंगी, मेहनत खुद करो और हम आपको रोज़गार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक बजट है। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई है, रोपवेज़ के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। 64 नेशनल हाईवेज़ की बात करी थी, उसकी कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं करी है। जो पहले की घोषणा है हम समझते हैं पहले वो पूरी करनी चाहिए। रेलवेज़ की बात करी गई है, रेलवे में बजट रखा गया है, पर आज तक हिमाचल प्रदेश में 1 इंच भी जो है, हमारी उम्र भी कोई करीबन 45-46 साल हो गई है, पर हमारे सामने भी जब छोटे थे तब से हर बजट में जो है रेलवेज़ की बात करते हैं, पर 1 इंच रेलवे लाइन जो है हम लोग नहीं बढ़ा पाए हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कृषि के क्षेत्र में पेश किए गए बजट पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार देने की बात की गई, लेकिन कैसे रोजगार पैदा किया जाएगा इसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। भाजपा पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि हर बार रेलवे के लिए बड़े बजट की घोषणा होती है, लेकिन हम अभी तक 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं बना पाए। साफ तौर पर अनिरुद्ध सिंह ने बजट को अस्पष्ट और निराशाजनक करार दिया। गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, केवल रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कर देंगे। LIC को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया, PM ऑफिस को प्राइवेट करेंगे, ये देखने वाली बात है। रेलवेज़ का भी बताया मैंने, रेलवेज़ का इन्होंने अभी आज बोला है कि प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी दी जाएगी। हर चीज़ जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। डिजिटल खेती की भी बात हुई है, डिजिटल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए डिजिटल देखो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो वेदर संबंधित हो। डिजिटलाइजेशन कैसे, डिजिटल से कोई चिप लगा के तो सब्जी होने वाली है नहीं, वो तो पौधी लगानी पड़ेगी तभी उगेगी। लेकिन हाँ, देश में जो है मैं समझता हूँ कि वेदर कंडीशंस के लिए डिजिटलाइज कर सकते हैं हम कि वेदर कंडीशंस कैसे होंगे। वाटर में अपने आप कैसे चलेगा पंप, वो डिजिटलाइजेशन हो सकती है। लेकिन वही बात है, स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया है। बजट पे बजट घोषणा करी जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में कहीं काम देखने को नहीं। नादौन विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों फैले आंतरशोध को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर पहुंचकर हमीरपुर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग को दूषित पेयजल योजना के साथ ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने के आदेश जारी किए और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर टेंडर लगाकर 31 मार्च से पहले इसे पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आंतरशोध फैलने वाले इलाकों में स्वास्थ्य टीम में और अधिक भेजने के आदेश जारी किए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने माना कि क्षेत्र में आंतरशोध का प्रमुख कारण पेयजल स्कीम में दूषित पानी का पहुंचना है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरती गई है, यह सरकार मानती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। कि अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, लोग प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए एक तो भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए एज ए डिपार्टमेंट हमें क्या कदम उठाने हैं। एक तो हम लॉन्ग टर्म उस पर वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली, जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है दूषित पानी की वजह से, और वो परिस्थितियाँ कैसे बनी उसका मूल्यांकन हमने किया है, अधिकारियों से के साथ भी किया है। और हालांकि फौरी राहत के लिए सरकार ने के हर विभाग ने कदम उठाए हैं।
वो पानी के विभाग ने भी उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी का हल्का है। तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीमों के नजदीक किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि स्क्रीन के नजदीक खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाए, जिसकी जिम्मेवारी स्कीम के एसडीओ और जेई की होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध रूप से हो रहे खनन के खिलाफ है और जल शक्ति विभाग की स्कीमों के अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के पुलों के नजदीक भी खनन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने आदेश दे दिए हैं कि जो आईपीएच स्कीमों के आसपास जो खनन होता है, अगर कहीं भी पूरे प्रदेश में ये पाया गया कि आईपीएच स्कीम के पास खनन हो रहा है, तो उसके अधिकारी जो है एफआईआर करेंगे, अधिकारी एफआईआर करेंगे। और अगर अधिकारी एफआईआर नहीं करेंगे और ऐसा घटनाक्रम होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम माइनिंग जो है सरकारी संपत्तियों के पास माइनिंग प्रतिबंधित है, चाहे वो ट्यूबवेल्स हैं, चाहे वो हमारे पानी के सोर्सेज हैं, चाहे हमारे ब्रिजेस हैं, चाहे हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, उसके आसपास माइनिंग पूरी तरह अवैध है और ये कानूनन अवैध है। अगर किसी माइनिंग की एक्टिविटी की वजह से सोर्स पॉल्यूट होता है तो ये हमारे अफसरों का काम है कि उसकी जानकारी देना और उसके एफआईआर कराना। तो ये हम पूरे प्रदेश में हमने निर्देश कर दिए हैं कि सर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने बुधवार को मंडी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रदेश कांग्रेस सरकार और भारत छोड़ो यात्रा पर लगातार गलत टीका टिप्पणी कर रही है, यह आरोप चढ़े। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि शिवधाम के कार्य को सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के इस बयान का वह खंडन करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से टीका टिप्पणियां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और उन नेताओं की संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित उनके सांगठनिक पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर और आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर, वो टिप्पणियां उस प्रकार उनकी मानसिक व्यथा को बखूबी परिभाषित कर रही हैं। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ताजा ताजा सत्ता से बाहर होने का दुख भाजपा पचा नहीं पा रही है। जयराम जी के द्वारा आम जनसभा में दुष्प्रचार करना कि हम उनके ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, मैं इन शब्दों का पूरी तरह खंडन करता हूं। मैं जयराम जी को याद दिलवा दूं कि आधी रात को सत्ता के नशे में डूबकर स्वप्न देख लेने से कोई काम ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं हो जाता। उसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ता है, उसके लिए सही कंपनी के साथ सही समय पर सही समय का निर्धारण करते हुए अनुबंध करना होता है। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व में रही सरकार को बजट का पूरा प्रावधान करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला था, लेकिन उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुजरात में चुनाव का प्रचार करने के लिए व्यस्त हो गए और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ा रही। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा नेताओं द्वारा ऐसी टिप्पणियां करना गलत है। प्रदेश सरकार समूचे प्रदेश में विकास के लिए संसाधन जुटा रही है, जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। कि चुनाव के बाद आप अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके जिस तरह गुजरात निकल गए, हालांकि परिणाम में 1 महीने का समय था। नैतिक जिम्मेवारी के आधार पर, नैतिक रूप से संवैधानिक आधार पर माननीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, लेकिन फिर भी इन्होंने गुजरात में जाकर के चुनाव का प्रचार करना जरूरी नहीं समझा। इन्हें याद नहीं आया कि शिवधाम इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां पर कार्यरत मजदूर सर्दी से कांप रहा है, भूखे पेट खाने के लिए, अनाज के लिए तरस रहा है। कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए विरोध के स्वर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तब जाकर के उन लोगों को राहत राशि दी, गद्दे और कंबल बांटे थे। ये है इनके ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल इनकी सत्ता के दौरान। और उनके पदाधिकारियों के द्वारा ये कहना कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा असफल है,
उन्हें मोदी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे हैं। अगर आपको इसी कंपटीशन में चलना है, इसी प्रतियोगिता में चलना है कि किसने कब कहां तिरंगा फहराया, तो आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। 1948 में शेख अब्दुल्ला के साथ स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले लाल चौक श्रीनगर पर तिरंगा फहराया था। करीब 3 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश की स्मार्ट सिटी धर्मशाला हाईटेक होने जा रही है। इसके लिए बाकायदा धर्मशाला पुलिस ने मशक्कत भी शुरू कर दी। पुलिस महकमे का दावा है कि स्मार्ट सिटी को अब क्राइम फ्री सिटी बनाने के लिए इसे सेफ सिटी की ओर अग्रसर किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा नगर निगम धर्मशाला के माध्यम से 300 अलग अलग जगह चिन्हित की गई है। वहां हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल करके उन्हें सुरक्षित स्टेशन बनाया जाएगा। एएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने कहा कि धर्मशाला को अगले कुछ दिनों के अंदर इस कदर हाईटेक किया जाएगा कि ट्रैफिक व्यवस्था समेत महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ जैसी अभद्र क्रियाकलापों को भी डिटेन किया जा सके। लखनपाल ने कहा कि सीसीटीवी से शहर पूरी तरह से लैस होगा। यहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचेगा। शहर भी सेफ होगा और नागरिक भी सुरक्षित रहेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी जो धर्मशाला है उसके तहत सेफ सिटी भी एक पार्ट है। तो सेफ सिटी देखते हुए जो है 300 जो लगभग 300 के आसपास डिफरेंट लोकेशंस धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पे हमने वायर ले कर चुके हैं और पोल्स लग चुके हैं। जल्दी ही आप देखेंगे, आई थिंक विद इन अ मंथ जो है सारे धर्मशाला शहर को हम सीसीटीवी कैमरा से कवर कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है महिला सुरक्षा जो देखते हैं, महिला सुरक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कैमरास हमें हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हेल्प करते हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आने वाले समय में जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी है वो एक्सीडेंट फ्री सिटी भी बनाए, ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो ही ना। तो ये सारे जो एक इकोसिस्टम बनेगा जहाँ पे वुमेन रिलेटेड क्राइम हो जाएंगे, ट्रैफिक व्यवस्था हो जाएगी और एक्सीडेंट फ्री और क्राइम फ्री सिटी की ओर जो है धर्मशाला को अग्रसर करेंगे। देखिए, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला स्मार्ट सिटी के अंदर जो है इस पे कैमरास के ऊपर खर्च कर रहे हैं।